एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। सबसे पहली बात, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके लिए इतनी यूजफुल वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है और आगे भी अपलोड और होने वाली है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी यूजफुल वीडियोस, कोई भी यूजफुल टिप्स आपसे मिस ना हो, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं कि इससे पहले मैंने अपने चैनल पर जो वीडियो अपलोड करी थी वो थी सीए फाइनल पेपर एनालिसिस की, जिस पर आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आपको वो इतनी यूजफुल लगी है। तो उसी की वजह से अब हम आ गए हैं ऑडिट के पेपर एनालिसिस के साथ। तो सीए फाइनल का ऑडिट का पेपर इतना ज्यादा टफ रहता है, मतलब लोगों को लिटरली नंबर ऑफ मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, ईयर्स लग जाते हैं सिर्फ ऑडिट की वजह से कि ऑडिट क्लियर नहीं हो रहा है। क्या ऑडिट एक्चुअल में इतना टफ है? फ्रेंकली स्पीकिंग इतना आसान तो नहीं है, टफ हम बोल सकते हैं, बट क्या उसमें 40 लाना भी इतना मुश्किल है कि वो क्लियर नहीं हो पा रहा है? फ्रैंकली स्पीकिंग अब इसमें भी कि इतना मुश्किल भी नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी ऑडिट को लेकर बहुत गलत है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले ऑडिट का जो कोर्स है ना हमारा, वो इतना वास्ट है कि अगर आप सब कुछ बहुत अच्छे से करना चाहते हो, 100% एफिशिएंसी आप बनाना चाहते हो पूरे कोर्स पर, तो आप 1 साल, 2 साल क्या 3 साल पूरा ऑडिट भी पढ़ोगे ना, तब भी वो वाली चीज़ नहीं हो पाएगी। आप आज करोगे, कल भूल जाओगे। तो अगर हम सब कुछ अपनी ग्रिप बनाना चाहेंगे सारे कोर्स पर, तो वो नहीं हो पाएगा। तो हमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो है वो ऐसे निकालने पड़ेंगे जिसको हमको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। अब ऐसे टॉपिक्स जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, वो सिलेक्ट करने के लिए हमको पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा। अब हम कोई पेपर प्रेडिक्शन नहीं कर रहे, ठीक है? हम पास्ट पेपर्स का एक एनालिसिस करने वाले हैं। सो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 3 पेपर्स, ठीक है? मई 24 का, नवंबर 24 का और इस बार का, इस अटेम्प्ट का मई 25 का एमटीपी का पेपर। तो अगर हम इसका ट्रेंड देखने जाए तो ट्रेंड के हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि ऐसा इसमें कोई क्वेश्चन फिक्स्ड नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आएगा, सेकंड क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आएगा, लेकिन कुछ चीजें तो हम एनालिसिस करके डेफिनेटली निकाल लेंगे, ठीक है? हम एक सीए, हमारा काम है एनालिसिस करना। तो आप सबसे पहली बात, इस पूरे पेपर में ये देखो कि हर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स रहेंगे, ठीक है? सबसे पहला पार्ट रहेगा 5 मार्क्स का, सेकंड पार्ट रहेगा 5 मार्क्स का और थर्ड पार्ट रहेगा 4 मार्क्स का, जिसके हिसाब से हमारा टोटल पेपर हो गया 118 मार्क्स का, क्योंकि आपको एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी मिलेगी, ठीक है? तो ये हमारा पेपर पैटर्न हो गया कि सारे क्वेश्चंस जो है वो 5 मार्क्स और 4 मार्क्स के आएंगे। इससे ऊपर कोई नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे नीचे कोई नंबर के क्वेश्चन नहीं आने वाले। और आप ये देखो कि ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स जो रहते हैं ना, उन्होंने सारे चैप्टर्स को कवर कर रखा है, मतलब हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ जो है वो पूछ रहे हैं। और एसेस भी जो रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एसेस है जो आपको इस एनालिसिस में दिख जाएंगे। सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि ऐसा कोई बिल्कुल पेपर पैटर्न सेट नहीं है, पर फिर भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। उस पॉइंट्स में मैंने बताया कि कौन सा चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब ये आपकी हेल्प इसलिए कर देगा क्योंकि ऑडिट में अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो ये वो वाला एरिया रहता है जहां पर नंबर इजीली स्कोर होगा, क्योंकि जहां पर केस स्टडीज आएगी, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएंगे, वहां पर हमने चाहे कितने एफर्ट ना कर लियो, बट हम नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। सो ये शीट आपकी वो हेल्प कर देगी कि कौन सा ऐसे चैप्टर है जहाँ से आईसीएआई हमेशा सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है और वहां से नंबर स्कोर करना बहुत सिंपल है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। अब ऐसा देखोगे कि शीट के नीचे मैंने रिटन एनालिसिस भी दिया है। सो वो रिटन एनालिसिस में हम समझेंगे कि कौन सा टॉपिक्स जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो आएंगे ही आएंगे, कंफर्म्ड है, इसमें कोई 50-50% चांस नहीं, 100% आएंगे, मतलब आएंगे। फर्स्ट है एसक्यूसी 1 और एसए 220। हमेशा आप देखोगे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का इधर से कंफर्म्ड है और 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है? तो इसका रेशियो जो है, वेटेज जो है वो वेरी करता है बिटवीन 5 मार्क्स टू 9 मार्क्स के बीच में। कंफर्म्ड देखने को मिलेगा ही मिलेगा, सिर्फ 2 से 3 या 4 पेजेस का मैक्सिमम ये कवरेज रखता है और आपको 5 टू 9 मार्क्स श्योर शॉट ला कर दे रहा है, तो छोड़ना नहीं है। इसके बाद हम चैप्टर देखें अगर डिजिटल ऑडिट। सो डिजिटल ऑडिट और बैंक ऑडिट, इन दोनों में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है? अब डायरेक्ट क्वेश्चंस किस हिसाब से होगा, मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ से नहीं मिलेंगे और इनका वेटेज 5 मार्क्स का श्योर शॉट रहता है। अब एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं, एक आ सकता है, तो 5 मार्क्स का तो कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा और इसका वेटेज जो है वो 7 to 9 मार्क्स तक दोनों चैप्टर्स का इंडिविजुअल जा सकता है। बट डिजिटल ऑडिट और बैंक ऑडिट लर्न करने में थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं, ठीक है? सो मेरा इसमें ऐसा रहता है कि इसमें हम जो टाइम देते हैं और हम 5 मार्क्स सिक्योर करते हैं, उससे अच्छा टाइम हम किसी और को दें और उतना टाइम हम कुछ और सिक्योर कर ले। तो उसको छोड़ना नहीं है कंप्लीटली, बट ऐसा है कि यार पूरे टाइम भी बहुत अच्छे से अगर आप लर्न करना चाहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी रिविजन वीडियोस देखिए, क्वेश्चन बैंक में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें और इस तरह से हम ग्रिप बना सकते हैं ताकि एमसीक्यूज आए तो हम वो अटेम्प्ट कर सके और साथ ही में जो क्वेश्चन आए उसको भी हम एक तरह से अटेम्प्ट कर 5 में से 1 या 1.5 मार्क्स तो एटलीस्ट सिक्योर कर सके बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहता है ईएसजी अश्योरेंस वाला, जो एसडीजी एंड ईएसजी वाला चैप्टर रहता है, इमर्जिंग एरियाज के नाम से। वहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा।
सो बेसिकली 5 टू 6 पेजेस का चैप्टर रहता है। अगर आप उसको सीधे लाइक अच्छे से लर्न कर लेते हो तो 5 मार्क्स आपको डेफिनेटली गारंटीड जो है वो इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कारो 2020, हम सबका फेवरेट कारो जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा एंड 7 मार्क्स तक जा सकता है, मतलब इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। सो 5 मार्क्स का कंफर्म वेटेज है, 7 मार्क्स तक ही जा सकता है। देन बात आती है प्रोफेशनल एथिक्स। अब प्रोफेशनल एथिक्स हमारा जाता है 15 टू 20 मार्क्स में कंफर्म। अब आप ये सोचो कि ऑडिट में हमारा टारगेट है कि हमको 40 स्कोर करना है, 45 स्कोर करना है, और प्रोफेशनल एथिक्स इंडिविजुअल एक चैप्टर जो है वो हमको 20 मार्क्स ला तक के दे रहा है। इसका मतलब हमारा 50% काम ये चैप्टर अलोन कर रहा है। तो इस चैप्टर को हमको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग यहाँ पर नंबर मिलना इतना मुश्किल नहीं रहता है, मतलब यहाँ पर आईसीआई दिल खोल के नंबर देता है, तो हमको इस चैप्टर पे बहुत मेहनत करनी है। लेकिन देखो इसको स्मार्टली प्लान कैसे करना है कि अगर हम इसको चाहेंगे ना कि हम इसको पूरा अच्छी तरह से लर्न कर ले, तो एक तो इतना बड़ा चैप्टर और इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं कि हम इसको लर्न करें, तो इसको अलग तरीके से इसकी अप्रोच है थोड़ी। तो इसको हमको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और इस तरह से समझना है कि एग्जाम में जैसे कोई सिचुएशन दी, आपसे क्वेश्चन पूछा केस स्टडी फॉर्म में, और आपको बताया पूछा गया आपसे कि बताओ कि कौन सा क्लोज जो है वो इस रेफरेंस में यूज हो सकता है, और क्या बताओ कि यार क्या मतलब ये जो इंसान है वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में गिल्टी होगा नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको वहां पर ये याद आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन से क्लॉज नंबर का रेफरेंस यहाँ पर सूट होगा। तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी जरूरी है। अब आपने इंटरनल जो है वो ओन कीवर्ड्स में आप थोड़े से लिख सकते हो, एज इट इज अगर लैंग्वेज यूज नहीं भी करी, बिल्कुल वो रट्टा अगर नहीं भी मारा तब भी चल जाता है, नंबर मिल जाते हैं। बट नंबर इस चीज के मिलते हैं कि आपको राइट जो है वो क्लॉज नंबर यहाँ पर यूज करना है। तो उस हिसाब से आपको स्टडी करना है। बाकी जो काउंसिल की गाइडलाइंस रहती है, अदर प्रोविजंस रहते हैं ब्रांच वगैरह के, वो तो हमको लर्न करना ही रहेंगे एज इट इज। बाकी जो स्केड्यूल वाला क्लॉजेस वाला पार्ट रहता है उसकी हमको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, वहां से मैक्सिमम नंबर आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो प्रोफेशनल एथिक्स आपको ऐसे करना है। इसको पढ़ना कैसे, सो डेली बेसिस पे इसके 2 से 3 पेजेस ले लो एक साथ पढ़ने की बजाय, तो फ्लो भी बना रहेगा, और डेली बेसिस पे करोगे तो रिटेंशन की भी प्रॉब्लम आनी नहीं है। अब बात आती है नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 17, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ये पूरा चैप्टर जो है इसमें से पहले इन्वेस्टिगेशन से 2 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप देखोगे तो। सो यहाँ पे ट्रेंड ऐसा है कि इन तीनों चैप्टर्स में बेसिकली चैप्टर एक ही पर टॉपिक्स 3 है, इन तीनों में से एक टॉपिक कंफर्म आना ही आना है। पिछली बार अगर इन्वेस्टिगेशन आ गया तो शायद इस बार ड्यू डिलिजेंस आ जाए, लेकिन हमको रिस्क एलिमिनेट करते हुए चलना है। देखो तो हम तीनों ही टॉपिक्स कर लेंगे तो हमारी रिस्क एलिमिनेट हो गई, एक क्वेश्चन हमको डेफिनेटली डायरेक्ट जो वो देखने को मिल जाएगा। सो 5 टू 7 नंबर का वेटेज रखेगा ही रखेगा, 9 नंबर तक भी जा सकता है, तो इसको छोड़ना नहीं हमें। अब बात आती है हमारे एनबीएफसी की, ठीक है। एनबीएफसी एंड बैंक ऑडिट का साथ में कॉम्बिनेशन रहता है, तो कभी एनबीएफसी का क्वेश्चन आ जाता है, बैंक ऑडिट का कंफर्म है, एनबीएफसी का आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। सो 5 टू 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इधर से भी देखने को मिलेगा। देन बात आती है एसआरई, एसएई एंड एसआरएस वाले टॉपिक्स की। सो ये 3 टॉपिक्स है, यहाँ से आप देखोगे कि 2 वाले में से क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन, लाइक एसआरई का आ गया, एसआरएस का आ गया, कभी एसआरएस का आ गया, कभी एसएई का आ गया, मतलब 3 में से 2 में से कंफर्म क्वेश्चन आने ही आने। तो आपको इन तीनों को करके जाना है, तो रिस्क जो है एलिमिनेट हो गई, और यहाँ से आपको मिल जाएंगे 10 मार्क्स तक से लेके 14 मार्क्स तक का वेटेज आपको इसमें से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है ऐसे 800 सीरीज की, जिसका चैप्टर का नाम है स्पेशलाइज्ड एरियाज के नाम से। सो यहाँ से भी आपको एक कंफर्म क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब ऐसे 700 सीरीज बाकी ऐसे के करते कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे 700 सीरीज को हमको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब नंबर कवर करने का आसान तरीका क्या हो गया कि ये जो सारे चैप्टर्स मैंने बताए हैं इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन किस किस में आते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो वो जो एसडीजी एंड एसजी अश्योरेंस वाला इमर्जिंग एरियाज वाला टॉपिक है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस में से डायरेक्ट आएगा। डिजिटल ऑडिट में से आएगा एनबीएफसी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, पीएसयू ऑडिट, ऑडिट प्लानिंग, ऐसे 800 सीरीज, एसआरई और एसआरएस। सो आपको वो लिखा हुआ भी मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, लिंक आप देख सकते हो। सो वहां से आप पढ़कर इन चैप्टर्स को पहले बहुत अच्छे से टारगेट करना और इनको पहले कवर कर लेना, बाद में हमें ऐसे जो है उसकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चलनी, क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसे का कवरेज अच्छा खासा रहता है, ठीक है। सो वहां पर वो आपके अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं, तो इन सबको हमको लर्न करना है, रटना है बेसिकली, और ऐसे इसको हमको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ठीक है। ये ऑडिट की अप्रोच रखनी है, आप इजीली क्लियर कर लोगे अच्छे मार्क्स से और कम टाइम में, ठीक है। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।